में हमारा टॉपिक चल रहा है लेजिस्लेचर, विधायिका। तो विधायिका में हम आर्टिकल 108 तक पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 108 था हमारा संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक के बारे में हमने बात करी थी कल की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 109 से। आर्टिकल 109 क्या बताता है? आर्टिकल 109 धन विधेयक के बारे में बात करता है कि धन विधेयक को पारित करने की क्या प्रक्रिया होगी। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया आर्टिकल 109 में बताई गई। तो धन विधेयक के लिए जो स्पेशल प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में है। बाकी अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है तो उसका प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 107 में बताया गया है। तो आर्टिकल 109 में तो धन विधेयक के बारे में हम बात करें, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। सबसे पहले या उसको जो पेश किया जाएगा उसको इंट्रोड्यूस ही सिर्फ लोकसभा में ही कर सकते हैं। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। तो किसमें पेश किया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, उसमें क्या है, राष्ट्रपति से आपको अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा और इसको पेश करते हैं मंत्री। सिर्फ मंत्री के द्वारा ही ये पेश किया जाएगा, यानी कि ये क्या होगा? एक सरकारी विधेयक होगा। सरकारी विधेयक होगा। तो ये तो हो गई धन विधेयक के बारे में बात कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाएगा और सिर्फ मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, यानी कि एक सरकारी विधेयक होगा। अब जब ये लोकसभा में पेश कर दिया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद लोकसभा स्पीकर इस पर निर्णय लेते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है, कि जो आपने बिल पेश किया है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो उस पर निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा स्पीकर, कि वो मनी बिल है या नहीं है। मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेंगे? लोकसभा स्पीकर। और इनका निर्णय अंतिम होता है, इस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। लोकसभा ने कह दिया कि हाँ ये धन विधेयक है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये लोकसभा स्पीकर की बात हो गई, इन्होंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया कि ये धन विधेयक होगा या नहीं होगा। जब लोकसभा स्पीकर ने बता दिया कि ये धन विधेयक है, उसके बाद इसको लोकसभा से पारित किया जाएगा। लोकसभा के बाद ये जाएगा राज्यसभा में। किसमें जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। मैक्सिमम टाइम कितना दिया है? 14 दिन का। कि 14 दिन में आपको इसे पास करके वापस लौटाना है। और इसमें राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, कोई भी संशोधन नहीं कर सकती और ना ही इसको नकार सकती है, यानी कि इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही इसको रिजेक्ट कर सकती है राज्यसभा। लेकिन ये संशोधन का सुझाव दे सकती है, संशोधन का सुझाव दे सकती है राज्यसभा। ठीक है। अब जो राज्यसभा ने सुझाव दिया है वो लोकसभा पर डिपेंड करता है। लोकसभा उसको मान भी सकती है और उसको नहीं भी मान सकती है, यानी कि ये सुझाव बाध्यकारी नहीं है लोकसभा पर। और राज्यसभा से पास होने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति भी इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। अब पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं लौटा सकते? क्योंकि इसको पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति लेके पेश किया गया है, तो राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। और एक धन विधेयक में हम बात करें, कल की क्लास में हमने वैसे देख लिया था कि मनी बिल के लिए आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है। ये हो गई धन विधेयक के बारे में बात। तो हमने क्या क्या बातें देखी हैं धन विधेयक के बारे में। सबसे पहले आर्टिकल 109 धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। ये कहता है कि इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। उसके बाद ये सरकारी विधेयक होता है कि इसको सिर्फ केवल कोई मंत्री ही पेश कर सकता है। उसके बाद एनी बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के स्पीकर इस पर निर्णय लेंगे कि धन विधेयक है या नहीं है। इसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। 14 दिन के बाद उसको पास करके लौटाना होगा। और राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। कैन नॉट अमेंड मनी बिल बट कैन रिकमेंड अमेंडमेंट, कि उसमें सुझाव दे सकती है लेकिन ये सुझाव लोकसभा पर बाध्यकारी नहीं है। और राष्ट्रपति भी इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं लौटा सकता है। कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। और इस मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ये होगी धन विधेयक की प्रक्रिया। इसके बाद आर्टिकल 110 है। आर्टिकल 110 बताता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कि हमने अभी जो मनी बिल की प्रक्रिया के बारे में बात की है,
मनी बिल की परिभाषा क्या होगी, कौन सा विधेयक होगा जो मनी बिल होगा, वो बताता है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 बताता है धन विधेयक की परिभाषा। तो धन विधेयक के बारे में हम बात, धन विधेयक क्या होगा। धन विधेयक कोई भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्ट लाया जा रहा है कि कोई भी टैक्स इम्पोज करना है या उसको एबोलिशन करना है या उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी एक्ट लाया जाएगा तो वो मनी बिल के अंदर आएगा। कौन सा हो जाएगा, एक तो टैक्स से रिलेटेड, दूसरा हो गया बोरोइंग्स कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी बोरोइंग्स है वो आएंगी मनी बिल के अंदर। कि केंद्र सरकार ने जो ऋण उधार ले रखा है उसका विनियमन किस तरीके से होगा, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो उधार लेती है ऋण उसका विनियमन के बारे में अगर कोई विधेयक है तो वो भी धन विधेयक होगा। उसके बाद है कि भारत की संचित निधि, कौन सी, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि, संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना है या उसमें से धन निकालना है, धन जमा करना या धन निकालना, इससे संबंधित कोई बिल है तो वो भी आपका धन विधेयक के अंतर्गत आता है। या फिर संचित निधि से धन का विनियोग, अप्रोप्रिएशन, संचित निधि से धन का विनियोग, तो ये भी आपका मनी बिल की डेफिनेशन में आता है। इसके बाद जो संचित निधि है भारत की उस पर व्यय को बढ़ाना हो, संचित निधि पर भारित जो व्यय है उनमें वृद्धि करनी हो, भारित व्यय में वृद्धि करनी हो या कमी करनी हो, वृद्धि या कमी करनी हो। क्योंकि जो हमारी संचित निधि है भारत की उस पर बहुत फिक्स जो चार्ज होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब की सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होती है। तो यदि उनमें कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना हो तो वो भी क्या होगा, धन विधेयक से संबंधित होगा। तो ये सब जो हमने बातें करी हैं ये धन विधेयक की परिभाषा में आती हैं। यदि किसी बिल में इनसे संबंधित कोई भी प्रावधान है और इनके अलावा उसमें कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपने उसमें 4 पॉइंट टैक्स के बारे में लिखे हैं, बीच में एक पॉइंट कोई और एक्स्ट्रा ऐड करके आप उसको मनी बिल बना देंगे, ये नहीं होता है। उसमें सारे प्रोविजन जो है ये इन्हीं से रिलेटेड होने चाहिए, तो वो मनी बिल के अंतर्गत आएगा। मनी बिल में क्या क्या है, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, कि किसी भी कर का उस पर अधिरोपण करना या उसको एबोलिशन उत्साधन करना, उसको परिहार या उसको रेगुलेट करना, विनियमन करना। तो टैक्स से संबंधित कोई भी बिल होगा वो मनी बिल होगा। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द बोरोविंग्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनियमन कैसे करना है उससे संबंधित बिल होगा, वो भी धन विधेयक होगा। इसके बाद कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, जो भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि है उनसे धन निकालना और जमा करने के लिए कोई भी एक्ट लाया जाएगा तो वो धन विधेयक होगा। उसके बाद है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से धन का विनियोग करना है तो वो भी इसमें आएगा। और संचित निधि पर कोई व्यय आपको बढ़ाना है तो वो भी धन विधेयक से संबंधित होगा। तो इनसे संबंधित कोई भी प्रावधान किसी बिल में होंगे तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 बताता है प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल, किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के बारे में बताता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति, कोई भी विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की सहमति कैसे होगी वो बताता है आर्टिकल 111। तो आर्टिकल 111 में बताया गया है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। कितने होंगे, 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस पर सहमति दे दे, पहला ऑप्शन है कि उस पर सहमति देना। दूसरा ऑप्शन है कि अपनी सहमति को रोक लेना, उस पर ना तो वो सहमति दे ना ही उसको रिजेक्ट करे, सहमति को रोकना। और तीसरा है रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कि उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना, पुनर्विचार के लिए लौटाना। और ये धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, ये हम अभी देख के आ रहे हैं। धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये 3 ऑप्शन जो हैं वो राष्ट्रपति को दिए गए आर्टिकल 111 में। कौन कौन से दिए गए, गिव हिज असेंट, सहमति देना, विथहोल्ड हिज असेंट, सहमति को रोकना, तीसरा है रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, एक्सेप्ट मनी बिल।
तो ये हो गया आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में भी हम सहमति की बात कर रहे हैं कि विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति कैसे कैसे दी जा सकती है। तो यहीं पे हम राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में भी बात करेंगे कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो पावर है और वो कैसे कैसे उनका यूज कर सकते हैं। ये भी हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीटो पावर की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर है। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट वीटो, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं अत्यंतिक वीटो। क्या कहेंगे? अत्यंतिक वीटो। तो इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट वीटो में राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति रोक लेता है। इसमें क्या करेगा? विथहोल्ड हिज असेंट, और इसमें क्या, बिल को अस्वीकार कर देता है। बिल को अस्वीकार कर देता है और इसको दोबारा अगर वापिस से लोकसभा और राज्यसभा में पेश होके कोई बिल आपके पास आ गया है, उसको आप दोबारा रिजेक्ट नहीं कर सकते। एक बार आप इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई बिल है, वो पहली बार राष्ट्रपति के पास आया, पहली बार में आपने उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक है, पहली बार में अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसको अस्वीकार किया तो वापिस से जो लोकसभा और राज्यसभा है, उन्होंने वापिस से उसी विधेयक को पारित करके वापिस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो उसको उस टाइम आप सेकेंड टाइम उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। सिर्फ एक बार आप किसी बिल पे इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई एब्सोल्यूट वीटो की बात। अब तक सिर्फ इसका 2 बार प्रयोग हुआ है एब्सोल्यूट वीटो का। सबसे पहले 1954 में हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक पेप्सू अधिनियम था, पेप्सू विनियोग विधेयक, इस पर उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। विधेयक पर उन्होंने अपना निर्णय रोक लिया था। और दूसरा था 1991 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर वेंकट रमन, और इन्होंने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन विधेयक को रोककर अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो बिल को अस्वीकार कर देते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो उसको सेकेंड टाइम रिजेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार उसका यूज कर सकते हैं किसी बिल पर। और अब तक 2 बार यूज हुआ है। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उस टाइम पेप्सू विनियोग विधेयक पर उन्होंने अपनी असहमति जताई थी। और 1991 में डॉक्टर आर वेंकट रमन ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक को एब्सोल्यूट वीटो का यूज करके रिजेक्ट किया था। ये बात हो गई एब्सोल्यूट वीटो की। उसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। कौन सा हो जाएगा? निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है कि कोई भी विधेयक है उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है। और धन विधेयक में इस वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं। और पुनर्विचार के बाद दोबारा राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति को इस पर सहमति देना कंपलसरी है। उसके बाद इसकी सहमति जो है वो बाध्यकारी हो जाती है कि आपने एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा, लेकिन वो पास होके दोबारा आपके पास आ गया है, उस टाइम आप उसको वापस उस पर सहमति देना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये हो जाएगा सस्पेंसिव वीटो। और ये मनी बिल के केस में इसको यूज नहीं कर सकते। ये हमने बात करी कि मनी बिल में पहले ही राष्ट्रपति से अप्रूवल लेके धन विधेयक को रखा जाता है सदन में। और इसको एक बार प्रयोग किया है अभी तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में। कब किया है? 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका प्रयोग किया था। उसमें बिल था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल का नाम था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। ये हो गया सस्पेंसिव वीटो के बारे में। उसके बाद तीसरा आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के बारे में हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया तो वो उस पर ना तो सहमति देते हैं, ना ही उस पर असहमति जताते हैं, और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। यानी कि उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उनके पास विधेयक आया, उन्होंने अपने पास रख लिया। क्योंकि ये वैसे पॉकेट वीटो कहीं संविधान में मेंशन नहीं है कि राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति को विधेयक पर हस्ताक्षर करने की कोई सीमा का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आया, उस पर राष्ट्रपति कितने समय में साइन करेगा। ऐसा कहीं भी उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया, राष्ट्रपति ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उनके पास रखा है वो बिल। इसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, कि वो अनिश्चित काल के लिए विधेयक उनके पास रखा रहता है।
ये हो जाता है पॉकेट वेटो, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है संविधान में। और सबसे पहले इसका यूज किया था डॉक्टर ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में। कब किया था? 1986 में। और विधेयक था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। संशोधन, उसको अधिनियम नहीं बोलेंगे, विधेयक, विधेयक था। तो 1986 में इसका यूज किया ज्ञानी जेल सिंह ने पहली बार। तो वीटो में हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट वीटो में बिल रिजेक्ट कर देता है राष्ट्रपति। सस्पेंसिव वीटो में पुनर्विचार के लिए भेजता है। और पॉकेट वीटो में उस पर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, उसको एक अनिश्चित काल के लिए वो अपने पास रख लेंगे, उस पर ना सहमति देंगे, ना उसको अस्वीकार करेंगे और ना ही पुनर्विचार के लिए भेजेंगे। तो ये होगी राष्ट्रपति की वीटो पावर्स। उसके बाद आगे चलें, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 की बात करें, आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये है बजट। क्या हो जाएगा? बजट। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में क्या लिखा है बजट को? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो है क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण होता है सरकार के वित्तीय खर्चे और उसका रेवेन्यू। वित्तीय खर्चे और राजस्व, राजस्व के बारे में बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। उसको प्रेजेंट कौन करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री इसको प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से। उसके बाद जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके खर्चों को दो भाग में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है कि वे खर्चे जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। कौन से? जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और दूसरे होते हैं जो संचित निधि पर भारित नहीं होते। ये तो जाएंगे संचित निधि पर भारित, दूसरे होते हैं संचित निधि पर भारित नहीं होते। तो दो तरह के खर्चे हमने बता दिए। जो संचित निधि पर भारित खर्चे हैं इन पर सिर्फ लोकसभा जो है वो डिस्कस कर सकती है। क्या होता है कि इस पर सिर्फ चर्चा कर सकते हैं आप, इस पर वोटिंग नहीं होगी, इस पर आप मतदान नहीं कर सकते। जबकि जो संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं उन पर चर्चा भी की जाती है और उन पर मतदान भी किया जाता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। और राज्यसभा को बजट के मामले में कोई भी शक्ति नहीं दी गई है। राज्यसभा हैज नो पावर टू वोट ऑन द बजट। अब हम भारत की संचित निधि की बात कर ही रहे हैं, तो भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय जो है वो भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर पहला तो होता है कि जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें जिनके भी वेतन दिए गए हैं वो सभी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दूसरा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वे संचित निधि पर भारित होते हैं। यूपीएससी का जो भी खर्चा है, यूपीएससी से संबंधित जो भी व्यय हैं वो भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। और हाई कोर्ट के जज की पेंशन, सैलरी तो उनकी भारित होती है कि जिस राज्य में वो पोस्टेड है वहां की राज्य की संचित निधि से उनको वेतन दिया जाता है, लेकिन पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। और भारत सरकार के जो भी ऋण हैं, भारत सरकार के ऋण, ये भी संचित निधि पर भारित होते हैं। तो आर्टिकल 112 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है? सरकार के जो भी वित्तीय खर्चे हैं और उसका राजस्व है उसके बारे में एक स्टेटमेंट होता है, वही होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण या हम इसको कहते हैं बजट, बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण के जो व्यय हैं उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है जो कि संचित निधि पर भारित होते हैं। संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर सिर्फ लोकसभा चर्चा कर सकती है, उन पर सिर्फ डिस्कस कर सकती है, उस पर वोटिंग नहीं की जाएगी। और दूसरा होता है जो कि संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं, एक्सपेंडिचर नॉट चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस पर लोकसभा डिस्कस भी कर सकती है और वोट भी कर सकती है। और राज्यसभा को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है बजट के मामले में, यानी उसके पास कोई शक्ति नहीं है राज्यसभा के पास।
और संचित निधि पर भारित वे होते हैं जो कि हमारी दूसरी अनुसूची में जिन जिनके वेतन बताए गए हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी खर्चे हैं, यूपीएससी के खर्चे और हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन और भारत सरकार के ऋण हैं, वो वार्षिक उसमें संचित निधि पर भारित होते हैं। उसके बाद आगे चलें तो आर्टिकल 113 आर्टिकल 113 बताता है डिमांड फॉर ग्रांट्स, अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे। तो अनुदान की मांगे जो है, कोई भी डिमांड है उसको आप बिना रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट की बिना रिकमेंडेशन के आप उसको पेश नहीं कर सकते। कोई भी डिमांड है उसको, उसके लिए आपको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है कोई भी डिमांड आप पेश कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद कोई भी डिमांड आएगी, कोई भी अनुदान होगा तो वो राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाएगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से अनुदान की मांग की जाती है। उसके बाद उस पर मतदान होता है और आपको फंड ग्रांट कर दिया जाता है, आपको फंड ग्रांट कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 113 में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सा बताया है कि कोई भी ग्रांट है उसके लिए आप डिमांड करते हैं या आपको किसी फंड की आवश्यकता है उसके लिए आप डिमांड करेंगे। सबसे पहले अगर आप डिमांड कर रहे हैं किसी फंड के लिए, उसके लिए आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी और राष्ट्रपति के नाम से ही आप डिमांड करेंगे उस फंड के लिए उसमें सदन में। उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद आपको फंड ग्रांट कर दिया जाएगा। फंड, जो फंड है वो आपको अनुदान दे दिया जाएगा फंड का। तो ये हो जाता है आर्टिकल 113। उसके बाद आर्टिकल 114 है। आर्टिकल 114 बताता है अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। ये बताएगा विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक कब जो है पेश किया जाएगा? जब हम डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पास, जब अनुदान की मांगे जारी की जाती हैं। क्या होगा? जब हम वार्षिक वित्तीय विवरण को पेश कर रहे हैं उसमें अनुदान की मांगे आप जारी कर रहे हो, अनुदान की मांगे जारी की जाती हैं। उसके बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाता है। जब आपकी अनुदान की मांगे जारी हो गई हैं कि आपको इतने इतने फंड की आवश्यकता है, उसके बाद आएगा विनियोग विधेयक, आपको कितना पैसा चाहिए, उसके लिए लाया जाता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल पेश किया जाएगा। उसके बाद तो अप्रोप्रिएशन बिल को बिना पास किए, यदि अप्रोप्रिएशन बिल पारित नहीं होता है तो इसको बिना पारित किए सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती है, धन नहीं निकाल सकती। और जब वोटिंग चल रही होती है इस पे अप्रोप्रिएशन बिल पर, तब क्या होता है, जो विपक्ष होता है, विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। विपक्ष के द्वारा क्या लाए जाएंगे? कटौती प्रस्ताव। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 113, आर्टिकल 114, ये सब क्या धन विधेयक के ही पार्ट है। तो धन विधेयक में सबसे पहले क्या होगा कि धन विधेयक में सबसे पहले वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति की तरफ से। उसके बाद अनुदान की मांगे की जाती है, कितना फंड रिक्वायर्ड है किसी काम के लिए, कि कोई भी स्कीम चल रही है या कोई भी नया आपको एक्सपेंडिचर करना है, तो उसके लिए आपको जितने फंड की आवश्यकता होती है, जितने आपको पैसों की आवश्यकता होगी, उसके लिए आप अनुदान की मांगे रखेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट। अनुदान की मांगे जब पास हो जाती हैं तो उसके बाद आता है विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक को पास किए बिना जो सरकार है वो भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। और जब ये इस पर वोटिंग चल रही होती है अनुदान की मांगों पर, तब विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। तो अभी हम कटौती प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में क्या हो गया? डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पास्ड, अप्रोप्रिएशन बिल इज इंट्रोड्यूस्ड। Without passing this bill, government can't take out money from Consolidated Fund of India. और ड्यूरिंग वोटिंग ऑपोजिशन ब्रिंग टू द कट मोशन। हम 3 तरीके के कट मोशन पढ़ेंगे। तो पहला है पॉलिसी कट। पॉलिसी कट होता है नीतिगत प्रस्ताव। पॉलिसी कट का मतलब है कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है, उन्होंने किसी जो इस साल का बजट है उसमें ये कहा कि हम ये पॉलिसी रखना चाहते हैं या ये स्कीम चलाना चाहते हैं, तो विपक्ष के द्वारा उसको पूरी तरह से असहमत कर दिया जाता है कि उनको वो पॉलिसी ही नहीं पसंद आई होती है, कि आपने कोई भी पॉलिसी बजट में रखी, लेकिन विपक्ष ने उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, बोला ये हमें पॉलिसी ही नहीं पसंद है। तो इसके लिए वो सिर्फ वैकल्पिक तौर पर, या हम कहें इसमें क्या हो जाएगा कि आपने कोई भी पॉलिसी पेश करी है,
उस संपूर्ण नीति के खिलाफ ही असहमति जताई जाती है पॉलिसी कट में। और इसमें जो अनुदान की मांगे हैं उनको कम करके कितना कर दिया जाता है, 1 रुपए। उसमें सिंबॉलिक तौर पर 1 रुपए की कटौती की जाती है। तो ये हो जाएगा पॉलिसी कट। दूसरा होता है टोकन कट। टोकन कट होता है सांकेतिक कट। सांकेतिक कट, सांकेतिक कट या सांकेतिक कटौती। इसमें क्या होता है कि सरकार की किसी योजना, सरकार की कोई योजना है, सरकार की किसी विशेष योजना, योजना विशेष की किसी एक टॉपिक पर, किसी एक सेक्टर की आप आलोचना करते हैं। विशेष योजना की आलोचना की जाती है और इसमें सिंबॉलिक तौर पर 100 रुपए की कटौती की जाती है कि उसमें से जितना फंड आपने रखा है तो उसमें से 100 रुपए माइनस कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टोकन कट। तीसरा होता है इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट हो जाता है मितव्ययता कटौती। मितव्ययता कटौती, इसमें क्या होता है कि इसमें बजट में जो फिजूल खर्चे हैं, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, उनकी विपक्ष आलोचना करता है। विपक्ष क्या करता है, जो भी फिजूल खर्चे हैं उनको उजागर करता है, उनको उजागर करता है और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की बात करता है, कि मितव्ययता की बात करता है। किसी भी फंड पर, किसी भी स्कीम पर अगर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है तो उस पर क्या होगा, जो विपक्ष है उसको उजागर करता है कि इसमें इतने फंड की आवश्यकता नहीं है, इसमें कटौती की जाए। तो इसमें भी कटौती की जाती है, लेकिन इसमें कोई निश्चित राशि नहीं है, ये विपक्ष निर्धारित करेगा कि इसमें कितनी कटौती की जाएगी। तो ये हो गई कट मोशंस। पहला होता है पॉलिसी कट। इसमें पूरी जो पॉलिसी है, संपूर्ण नीति को ही उसमें असहमति जताई जाती है उस पर कि ये पॉलिसी ही सही नहीं है, तो उसमें सिंबॉलिक तौर पर 1 रुपए की कटौती की जाती है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि पॉलिसी कट के लिए प्रस्ताव आया, जो नीतिगत प्रस्ताव आया, यदि ये पास हो जाता है सदन में तो सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि आपका सदन में बहुमत नहीं है। उसके बाद टोकन कट, सांकेतिक कटौती। इसमें किसी एक योजना विशेष की आलोचना करता है विपक्ष और इसमें सांकेतिक तौर पर 100 रुपए की कटौती की जाती है। और तीसरा है इकोनॉमी कट, मितव्ययता प्रस्ताव। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो फिजूल खर्चे होते हैं सरकार के, उनको उजागर करता है विपक्ष और इसमें भी कुछ राशि की कटौती की जाती है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, वो विपक्ष निर्धारित करता है कि इसमें कितनी कटौती की जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारे कट मोशन। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे का जो हमारा टॉपिक बच गया है या कंटेंट बच गया है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे।